बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MGT 402 लेसन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर लॉसेस, यानी कि जो हमारे नुकसानात हो जाते हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो लॉस होने का हमारे पास चांस हमेशा रहता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी, और जब हमारे पास फिनिश गुड्स हो जाएँ गोडाउन जिसे हम उर्दू में गोदाम कहते हैं, यानी कि एक वेयर हाउस जिसमें हमने सामान रखा होता है, तो हर जगह हमारे पास लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो लॉसेस को हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल लॉसेस। नॉर्मल लॉस जो है हमारा, अक्रस ऑफ दिस टाइप ऑफ लॉस इज़ ऑलवेज एक्सेप्टेड, इसकी हमेशा तवक्का रहती है, मतलब कि ये कोई आउट ऑफ नो वेयर लॉस नहीं होता हमारे पास, और ये अनअवॉइडेबल है। ठीक है, इससे बचा नहीं जा सकता, ये इनहेरेंट है, यानी कि ये उसमें पाया जाता है इनहेरेंटली। जो भी हमने चीज़ें बनाई हैं या फिर चीज़ें बन रही हैं उनमें ये लॉस लाजमी होना है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और इट्स चांसेस ऑफ हैपनिंग आर मोर लाइकली देन नॉट, और इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये लॉस हो जाएगा इस बात से कि ये लॉस नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल, इट इज़ नॉर्मल दैट अ लिटिल क्वांटिटी विल बी इवेपोरेटेड, कि पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट करते हुए कुछ ना कुछ उसमें से अमाउंट इवेपोरेट हो जाएगी, तो ये लॉस इनहेरेंट है हमारे पास। देन वी हैव एबनॉर्मल लॉस, ये अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है और एक्शंस लिए जा सकते हैं इसको अवॉइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, सिक्योरिटी सिस्टम हम इंस्टॉल कर सकते हैं, और हम गोडाउन में थेफ्ट से बचाने के लिए वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे एक्शंस हम ले सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स अंडरटेक करते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कि कोई ब्रेकेज ना हो जाए आउटपुट में। ठीक है, स्पेशल केयर हम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कि पेट्रोल लीक ना हो जाए, बिकॉज इवेपोरेट तो उसने थोड़ा बहुत होना है, वो अनअवॉइडेबल था, बट लीक होना या ना होना ये अनअवॉइडेबल नहीं है, इसके लिए हम कुछ मेजर्स कर सकते हैं। देन वी हैव नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉसेस। ओके, इनको ट्रीट कैसे किया जाता है, तो इनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास उन्होंने एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट दिया हुआ है कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि अकाउंटिंग इन दोनों का कैसे ट्रीटमेंट करती है। तो नॉर्मल लॉस देखें, इसको इग्नोर कर दिया जाता है, नो ट्रीटमेंट, वेयर एज एबनॉर्मल लॉस को हम स्पेसिफिकली रिकॉर्ड करते हैं। देन नॉर्मल लॉस पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीजेस, कि इसमें अगर हमारे पास नॉर्मल लॉस हो रहा है पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास बढ़ेगी, और एबनॉर्मल लॉस में इन्वेंट्री पर यूनिट कॉस्ट रिमेन सेम, कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है पर यूनिट वो सेम रहेगी। देन नॉर्मल लॉसेस आर एब्जॉर्ब बाय द गुड यूनिट्स, नॉर्मल लॉसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे पास। ओके, देन कॉस्ट अकाउंटिंग में इनको कैसे ट्रीट किया जाता है, तो जो नॉर्मल लॉसेस हमारे पास होते हैं इनको हम फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में चार्ज करते हैं, एंड देन ओवरऑल पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास यहाँ पर भी इंक्रीज़ करेगी नॉर्मल लॉसेस के केस में। एंड नो इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल जॉब कॉस्ट, तो इंडिविजुअल जॉब कॉस्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब एबनॉर्मल लॉसेस को कहाँ चार्ज किया जाता है, WIP अकाउंट में, मतलब कि वर्क इन प्रोसेस जो है हमारे पास उस अकाउंट में इन्हें चार्ज किया जाता है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारे पास दो टाइप्स की डिस्टॉर्शंस होती हैं दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एज लॉसेस, मतलब कि अगर हमारा जो आउटपुट है या काम है वो डिफेक्टिव आ रहा है तो उसे भी हम लॉस कह सकते हैं, और स्पॉइल्ड आउटपुट, ख़राब आउटपुट आ रहा है तो उसे भी हम लॉस में काउंट करेंगे। देन वी हैव इनकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन कि डिफेक्टिव आउटपुट या वर्क एट द एंड और ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट टेल्स अस अबाउट द डिफेक्टिव आउटपुट और वर्क। तो जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है या उसके एंड पर इंस्पेक्शन या क्वालिटी कंट्रोल वाले हमें बताते हैं कि हमारा आउटपुट या जो हम काम कर रहे हैं वो डिफेक्टिव तो नहीं है। दिस कैन बी मेड गुड बाय एडिंग फर्दर कॉस्ट इनटू इट, तो अगर ये ख़राब डिफेक्टिव आउटपुट आ रहा है तो इसको सही किया जा सकता है इसमें थोड़ी सी और कॉस्ट लगा कर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वाइंडिंग डिपार्टमेंट में आपको 10 कैपेसिटर दिए जा रहे हैं जो कि इम्प्रॉपरली वाउंड हुए थे। ठीक है, तो अब आप उस पर थोड़ी और कॉस्ट लगाएंगे, लेबर को थोड़ा और पैसे देंगे आप, और फैक्ट्री ओवरहेड थोड़ा सा आएगा, बट आप उनको रिवाइंड कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, वो डिफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन स्पॉइल्ड आउटपुट में क्या है, ये गुड्स जो होते हैं हमारे पास कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो ये हमारे पास सही नहीं किए जा सकते, दिस कैन नॉट बी मेड गुड। ओके, तो इसलिए इनको स्क्रैप में बेच दिया जाता है।
देन देखें हमारे पास टाइप्स ऑफ लॉसेस दिए हुए हैं, तो एंड ये हमारे पास डिफेक्टिव आउटपुट हो सकते हैं या फिर स्पॉइल्ड आउटपुट। स्पॉइल्ड आउटपुट में हमारे पास आगे दो कैटेगरीज दी हुई हैं कि कुछ उनमें रिकवरेबल वैल्यू है या फिर उनमें कुछ भी रिकवरेबल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जो टाइप ऑफ लॉसेस हैं उनको हम कॉस्ट ऑफ लॉस चार्ज एज एक्सपेंसेस, कि हम इनको कॉस्ट ऑफ लॉस को कैसे हम चार्ज करते हैं। तो डिफेक्टिव आउटपुट के केस में हम एडिशनल कॉस्ट डालते हैं मटेरियल, लेबर या फिर फैक्ट्री ओवरहेड में। और स्पॉइल्ड आउटपुट में जिनकी रिकवरेबल वैल्यू है थोड़ी सी, उनमें हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस रिकवरेबल वैल्यू, मतलब कि जितनी टोटल कॉस्ट आई थी वो तो पूरी की पूरी गई, लेकिन उसमें से हम माइनस कर देंगे जो थोड़ी सी रिकवरेबल वैल्यू थी। लाइक हमने अगर रद्दी में बेच दिया, स्क्रैप में दे दिया, तो जितना टोटल हमारे पास फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ की एक चीज़ बनी थी, लेकिन स्क्रैप में वो गई 10 रुपये की, तो ये 10 रुपये वापस आ गए, बाकी 490 का हमें लॉस हो गया, ठीक है। और जिसमें कोई रिकवरेबल वैल्यू नहीं है, रद्दी में भी नहीं बेच सकते आप लोग, तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें पड़ जाएगी लॉस में। देन अकाउंटिंग एंट्रीज नॉर्मल लॉसेस के लिए, तो अकाउंटिंग में आप कैसे एंट्री करेंगे, तो इंटायर प्रोडक्शन और नॉट चार्ज टू जॉब। तो एक स्पेसिफिक जॉब को इंडिविजुअली नहीं पड़ेगा, इंटायर प्रोडक्शन में आप एडजस्ट करेंगे। इसमें आप स्क्रैप इन्वेंट्री में या फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में या फिर वर्क इन प्रोसेस में करेंगे या फिर इंडिविजुअल जॉब में भी आ जाएगा। इसमें भी वही केस है, ठीक है, बस इसमें स्क्रैप नहीं है क्योंकि इसको हम नॉन रिकवरेबल को हम स्क्रैप में दे नहीं सकते। देन अकाउंटिंग एंट्रीज एबनॉर्मल लॉसेस के लिए नॉट सेम जॉब, इसको हम वर्क इन प्रोसेस में या जॉब में कर सकते हैं अकाउंटिंग इसकी, ठीक है। और वही बातें आ जाती हैं मटीरियल, पेरोल और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई जो हमने किया वो वाला। देन इसको हम स्पॉइल्ड आउटपुट वाले रिकवरेबल वैल्यू वाले जोन से हैं, उनके एबनॉर्मल लॉसेस के केस में हम वही स्क्रैप इन्वेंट्री या फिर वर्क इन प्रोसेस या फिर जो जॉब हमारे पास चल रही है, और जहाँ पर कोई रिकवरेबल वैल्यू है ही नहीं तो वहाँ पर हमें इसकी एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉर्मल लॉसेस का, वही बात जो हमने ऊपर इसमें देख ली है, यहाँ पर लिखी हुई है कि फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में नॉर्मल लॉसेस को चार्ज किया जाता है। तो ये MCQs भी आ सकते हैं, कहाँ चार्ज किया जाता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में, कंट्रोल अकाउंट में, एंड हेंस बिकम पार्ट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो यानी कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमारे पास आ जाता है। एडिशनल कॉस्ट इनकर होती है टू रिमूव द डिफेक्ट, अगर डिफेक्ट दूर किया जा सकता है तो ये ज़्यादा कॉस्ट हमारी लगेगी उसमें, एंड वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी। तो ये हमने शो कर दिया। जबकि अगर आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड आउटपुट इज़ टेकन आउट ऑफ द कॉस्ट ऑलरेडी चार्ज टू द जॉब एंड इज़ देन स्प्लिट इनटू टू, स्क्रैप इन्वेंट्री एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तो अगर स्पॉइल्ड आउटपुट का केस है आपके पास, तो उसमें जो स्क्रैप आपने बेच दिया तो वो कॉस्ट आप निकाल देंगे और जो बाकी बचेगी उसको आप फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देंगे। स्क्रैप इन्वेंट्री अब क्या है, ये शो करती है वो अमाउंट जो कि रिकवरेबल है, कि जितना भी स्क्रैप आउटपुट था आपका, आपने उसे स्पॉइल इन्वेंट्री में डाल दिया, ठीक है। तो अब वो अगर बिक सकती हैं तो वो आपका स्पॉइल इन्वेंट्री आ जाएगी कि उसकी वैल्यू इतनी है आपके पास, अदरवाइज़ नहीं बिक सकती तो आपको उसे डिस्पोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ कि नथिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर फ्रॉम द स्क्रैप इन्वेंट्री, टोटल कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड आउटपुट इज़ टेकन आउट ऑफ जॉब एंड चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि कुछ भी नहीं आप उससे रिकवर कर सकते, तो डायरेक्ट सारा का सारा फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। एबनॉर्मल लॉसेस के केस में आर चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब और वर्क, ये टोटल प्रोडक्शन में नहीं इनको चार्ज किया जाता, स्पेसिफिक वर्क या जॉब में किया जाता है, एंड देन बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक जॉब, तो ये स्पेसिफिक जॉब में आ जाता है। तो एबनॉर्मल लॉसेस स्पेसिफिक जॉब में और नॉर्मल लॉसेस हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड में, जो कि हमारे पास इंटर्न टोटल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आ जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट हमारे पास इंक्रीज़ करता है जॉब की कॉस्ट। तो एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू रिमूव द डिफेक्ट इज़ चार्ज टू द वर्क इन प्रोसेस। तो एबनॉर्मल लॉसेस के केस में जब आपने डिफेक्ट को सही करना है तो वो चार्ज किया जाएगा वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में, एज इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन अकाउंटिंग एंट्री, जैसा कि हमने टेबल में देख लिया। अच्छा, whereas a part of the cost of spoiled output that is expected to be recoverable, कि अगर spoiled output है और उसका थोड़ा सा पार्ट है जो कि रिकवरेबल है स्क्रैप में देने के बाद, इज़ टेकन आउट ऑफ कॉस्ट, उसको हम माइनस कर लेते हैं, वही बात है। द एस्टिमेटेड रिकवरेबल कॉस्ट remains a part of the cost of the job, which means that the loss has been charged to the job,
और जो बाकी बच गया उसको आपने लॉस में रिकॉर्ड कर लेना है। ओके, स्क्रैप इन्वेंट्री शोज़ द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम द स्पॉइल्ड आउटपुट थ्रू इट्स डिस्पोजल। और स्क्रैप इन्वेंट्री में हमें तब पता चलती है अमाउंट जो कि रिकवर हो सकती है जब हम उसे डिस्पोज करते हैं, तो पता चलता है इतना सामान इसमें से डिस्पोज हो गया और इतना हम बेच सकते हैं। एंड वेयर एज नथिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द स्क्रैप इन्वेंट्री। और जब हमें पता चल जाए कि स्क्रैप में से कुछ भी नहीं हमारे काम का, तो कोई उस सूरत में आपने एंट्री नहीं करनी। इन दिस केस इज रिक्वायर्ड टू बी पासिस एज टोटल कॉस्ट ऑफ द स्पॉइल्ड आउटपुट इज़ इरिकवरेबल एंड शुड रिमेन इन द कॉस्ट ऑफ द जॉब। तो एंट्री आप इसमें कुछ भी नहीं कर रहे, बट जो टोटल हमारे पास नुकसान हो गया जो कि इरिकवरेबल है, यानी कि रिकवर नहीं किया जा सकता, वो कॉस्ट ऑफ द जॉब में रहेगा। आगे हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो देख लेते हैं। ए एंड को मैन्युफैक्चर्ड 500 सीलिंग फैंस। उन्होंने 500 सीलिंग फ़ैन बनाए टू फिल एन ऑर्डर, एक ऑर्डर पूरा करने के लिए। डायरेक्ट मटेरियल कितनी कॉस्ट आई, डायरेक्ट लेबर की इतनी, फैक्ट्री ओवरहेड कितना आया, टोटल प्रोडक्शन इतनी बन गई। ठीक है। सम ऑफ द वर्क वाज फाउंड डिफेक्टिव। कुछ वर्क बीच में से ख़राब निकल आया। टू मेक गुड, उनको सही करने के लिए हमने क्या किया, हमारी इतनी कॉस्ट आई, रीवर्क किया, दोबारा काम किया उस डिफेक्टिव मटेरियल पे, तो हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट इतनी आ गई, लेबर इतना आ गया, और फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ लेबर कॉस्ट वो इतना आ गया। अब हमने क्या करना है, पास अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द कॉस्ट इनकर्ड अलोंग विद एडजस्टिंग एंट्री फॉर रीवर्क। तो हमने इस सबको रिकॉर्ड करना है सही तरीके से, इस लॉस को पेश नज़र रखते हुए, और लॉस को हमने एक दफ़ा नॉर्मल और एक दफ़ा एबनॉर्मल के तौर पर ट्रीट करना है। तो जब हम नॉर्मल की तरह ट्रीट करेंगे तो जो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट है हमारा, ठीक है, उसमें देखें वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास ये अमाउंट है। ये कहाँ से आई हमारे पास, जो सबसे पहले हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट थी, क्योंकि वही हमारे पास वर्क इन प्रोसेस चल रहा है ना, ठीक है, तो वो इतनी थी। उसमें से मटेरियल्स की हमें पता है हमारे पास 15,000 थी। ये हम वही रिकॉर्ड दोबारा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम अपनी अकाउंटिंग की एंट्रीज़ बना रहे हैं ना, तो हमने एंट्री करनी है। तो मटेरियल आपने सबसे पहला बता दिया, पेरोल बता दिया। ओके, पेरोल बेसिकली जो आपकी लेबर की कॉस्ट थी वही। देन आपने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड बता दिया, ठीक हो गया। देन फैक्ट्री ओवरहेड जो हमारे पास है, कंट्रोल अकाउंट जो ये है आपका, देखें इसमें आपके पास 58,000 है। कैसे कि हमने क्या कहा था कि जो हम अपनी चीज़ को सही करने के लिए पैसे लगा रहे हैं नॉर्मल के केस में, उनको हम किस में लेंगे, उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड में लेंगे। तो अब जब हम फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट बना रहे हैं, कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री ओवरहेड का जो है हमारे पास, तो जो सामान को सही करने में हमारे पास कॉस्ट आई थी वो सब आपने इसमें रिकॉर्ड कर लेनी है। तो वो कहाँ आई थी, वो देखें, मटेरियल की 10,000 आई थी, लेबर की 30,000, और फैक्ट्री ओवरहेड जो हमने अप्लाई किया था वो 18,000। तो इन सबको ऐड कर लिया। देन आपने लास्ट में ये बनाया है फिनिश गुड अकाउंट, ठीक है, कि जो आपके फिनिश गुड्स हो गए हैं उनका अकाउंट क्या आपके पास। तो ये आपके पास था जो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट था, वो आपने लिख लिया, ठीक है। अब इससे आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेनी है, ठीक हो गया। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे कि टोटल यूनिट्स जितने थे 500, उससे डिवाइड कर दिया, आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ गया। और 500 यूनिट्स कहाँ दिए हुए थे उन्होंने हमें, यहाँ क्वेश्चन के बिल्कुल शुरू में 500 सीलिंग फैंस जो बताया हुआ था, ठीक हो गया। तो ये काफ़ी इजी था। अब हमने एबनॉर्मल लॉस का कर लेना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस अकाउंट तो सेम रहेगा, बट जो हमने दोबारा क्या कहते हैं वर्क इन प्रोसेस बनाया है, ये क्यों बनाया है, क्योंकि हमने कहा था कि नॉर्मल लॉस जो है, ठीक है, उसमें जो हम अपना कॉस्ट को कर रहे हैं एडजस्ट, वो हम करेंगे प्रोडक्शन में, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड में कर रहे हैं। और जब हमारे पास एबनॉर्मल था तो उसको हमने कहा था कि एबनॉर्मल वाले को हम एडजस्ट करेंगे, वर्क इन प्रोसेस में ही करेंगे। तो इसलिए हमने वर्क इन प्रोसेस का दोबारा बनाया। तो अब जितना हमारे पास एक्स्ट्रा आया था उसको दोबारा गुड करने के लिए, यानी कि गुड्स को अपने दोबारा सही करने के लिए, ये जितनी कॉस्ट आई थी 58K, ठीक है, इसको अब हमने वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में डालना है। बस यही फ़र्क हमने किया है, ठीक हो गया। तो अब जब ये हमने कर लिया है, एंड पे फिनिश गुड्स का अकाउंट हमने बनाना है। और इस बार आपने क्या करना है, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस था ना, तो ये वर्क इन प्रोसेस और इस वर्क इन प्रोसेस, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तब हमारे पास नया फिनिश गुड्स आएंगे, ठीक हो गया। तो इन दोनों को ऐड कर लिया, फिर कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाल ली टोटल यूनिट से डिवाइड करके। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का था वही डेटा हमने एज्यूम कर लिया। अब हमने सपोज करना है
कि जो स्पॉइल्ड आउटपुट है हमारे पास, पहले डिफेक्टिव था अब स्पॉइल्ड है, ये 50 फ़ैन्स हैं, इनको स्क्रैप में बेचा जा सकता है 200 ईच के हिसाब से, ठीक है। तो स्पॉइल्ड आउटपुट की आप कॉस्ट निकाल लेंगे। तो टोटल हमने वर्क इन प्रोसेस तो निकाल लिया था, अब वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास टोटल 500 फ़ैन्स बने थे, ठीक है। तो उससे हम डिवाइड कर देंगे और जितने बीच में से ख़राब निकले हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कॉस्ट किस चीज़ की आ जाएगी, जितने ख़राब आ गए हैं, देखें ना इसको, यानी कि ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस, इसको हमने डिवाइड किया 500 जो कि हमारे टोटल यूनिट्स थे, ठीक है, इनसे डिवाइड कर दिया। तो ये तो एक की कॉस्ट आ गई हमारे पास फ़ैन की, ओके। अब इसको हम एक फ़ैन की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 550 से, ठीक है, जितने ख़राब निकल आए हैं, तो उन ख़राब की हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो वो हमारे पास आ गई 31,000, ओके। तो अब इसमें से रिकवर कितना किया जा सकता है, हर फ़ैन को 200 के हिसाब से बेचा जा सकता है, तो 200 × 50 कर लेंगे, जितनी रिकवर हो सकती है वो हमारे पास आ जाएगी। अब टोटल फ़ैन्स की कॉस्ट हमें कितनी पड़ी थी, 31 के। इस 31 के में से हम रिकवर कर सकते हैं 10 के, ठीक है, जो हमने निकाला, ओके 10 के। तो इस 10 के को माइनस कर देंगे, तो 31 में से 10 गए तो हमारे पास 21 के आ जाएगा, यानी कि ये कॉस्ट ऑफ लॉस है। अच्छा, अब हमने इन दोनों के भी नॉर्मल लॉस के लिए और एबनॉर्मल लॉस के लिए अकाउंट बनाने हैं। तो वर्क इन प्रोसेस के लिए वही बनेगा हमारे पास अकाउंट, ठीक है, सबको ऐड कर दिया। स्क्रैप इन्वेंट्री के लिए अब हमने क्या करना है, स्क्रैप इन्वेंट्री हमने पहले देख लिया कि हमारे पास 10,000 की बन रही है, तो बता दिया 10,000 की बन रही है हमारे पास। अब हमने देखा था कि इसमें हमने टोटल कॉस्ट में से जो हमारे टोटल जो उनकी अमाउंट थी 31 के, उसमें से ये स्क्रैप वाला माइनस करके जो बच रहा था 21 के, ये हमें यानी कि रिकवर हो रहा था इतना। तो जो रिकवर हो रहा था उसको हमने फैक्ट्री ओवरहेड में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। और वर्क इन प्रोसेस का जो दोबारा अकाउंट हमारे पास आ गया, इन दोनों को ऐड करके वो हमारे पास 31,000 आ गया। तो अब आप कहेंगे कि ये अब नॉर्मल वाले केस में हम उसमें क्यों नहीं कर रहे, मतलब कि फैक्ट्री ओवरहेड में क्यों नहीं कर रहे, अब हम वर्क इन प्रोसेस में क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर अगर आप टेबल पे जाएं और देखें कि जब हमारे पास स्पॉइल्ड आउटपुट है, ठीक है, स्पॉइल्ड आउटपुट में हम नॉर्मल एंट्रीज़ के केस में भी रिकवरेबल वैल्यू को फैक्ट्री ओवरहेड और ये क्या कहते हैं वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए हम वर्क इन प्रोसेस दोबारा बना रहे हैं इसमें। तो ये वर्क इन प्रोसेस हमने बना लिया, देन फिनिश गुड हमारे पास आ गए। और ये अमाउंट हमारे पास कैसे आई कि जो हमारे पास फर्स्ट वर्क इन प्रोसेस था, इसमें से जितना हमें लॉस हो रहा था 21 के का, क्योंकि 10 के तो बीच में से रिकवर हो रहा था ना, तो 21 के माइनस कर दिया, तो ये 279,000 आ गया हमारे पास। तो ये हमने लिख लिया। देन कॉस्ट पर यूनिट जो एंड पे हमारे पास फिनिश गुड का वर्क इन ये प्रोसेस आया है, ठीक हो गया। इसको हमने टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया। अब हम 500 से नहीं कर रहे क्योंकि 50 तो उसमें से हमारे पास निकल चुके हैं ना, तो 450 से कर रहे हैं। इसी तरह एबनॉर्मल के केस में वर्क इन प्रोसेस वही है। स्क्रैप इन्वेंट्री हमारे पास 10,000 की है, तो वर्क इन प्रोसेस भी हमारे पास 10,000 का है, जो कि हमने न्यू अकाउंट बनाया, ठीक है। तो फिनिश गुड इन्वेंट्री इसमें आपने 300,000 रखा है, क्योंकि इसमें से अब 10,000 हमने निकाल दिया है स्क्रैप इन्वेंट्री का, और इसकी हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाल दी। तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिक्विजिशन, परचेजिंग, प्रोडक्शन एंड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटीरियल। तो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं इन तमाम कामों के लिए, और ये सीक्वेंस उन्होंने कहा है आपको नीचे दिया गया। ये नेक्स्ट बार शुरू हो गई है, ठीक है। और इसमें देखें एबनॉर्मल लॉस के केसेस में भी हमने यही अपने टेबल वाला फॉलो किया। देखें टेबल में जो हमारे पास लिखा था कि हेयर कि इसको हमने स्क्रैप इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोसेस में रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। ओके, नाउ ये हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है किस चीज़ का, डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, कि हम कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं। तो मटेरियल सबसे पहले हमारे पास होता है जिसको स्टोर रिक्विजिशन भी कहते हैं, कि जो मटेरियल हमें चाहिए उसको हम ख़रीद कर रखते हैं, ठीक है। यानी कि सेकंड नंबर पर परचेज़ आ जाती है, जो हमें चाहिए होता है उसे परचेज़ करते हैं। परचेज़ का ऑर्डर होता है उसमें हमारे पास, देन डिलीवरी नोट होता है, देन हमें परचेज़ की इनवॉइस मिलती है जिसे हम रिसीट कहते हैं, ठीक है। फिर गुड रिसीव्ड का नोट, जब हमें मिल जाए हमारा सामान तब उसका भी एक नोट होता है। देन बिन कार्ड
एंड देन स्टोरेज लेजर कार्ड। तो इन सब के बारे में हम देखते हैं। मटीरियल रिक्विजिशन या फिर स्टोर रिक्विजिशन या मटीरियल, तो ये कौन सा डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास? थ्रू विच वर्क स्टेशन इन चार्ज रिक्वायर्स और रिसीव्स मटीरियल्स फ्रॉम द स्टोर, कि जो वर्क स्टेशन का इंचार्ज है इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए वो मटीरियल को रिसीव करेगा स्टोर से। ये किसको भेजा जाता है? ये स्टोर इंचार्ज को भेजा जाता है, ड्यूली अप्रूव्ड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर अप्रूव करता है, फिर ये स्टोर इंचार्ज को भेजा जाता है। नंबर ऑफ़ यूनिट स्टेट किए जाते हैं कि इतने हमें चाहिए कंजप्शन के लिए, बेस्ड ऑन विच, जिसकी बुनियाद पर जो स्टोर इंचार्ज होता है वो मटीरियल हमारे पास इशू कर देता है वर्कशॉप के लिए। देन हमारे पास परचेज रिक्विजिशन है। ये फॉरवर्ड किसको किया जाता है? स्टोर डिपार्टमेंट को किया जाता है। स्टोर डिपार्टमेंट से किया जाता है, किसको किया जाता है? परचेज डिपार्टमेंट को, ठीक है, स्टोर से परचेज को। इंडिकेटिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टॉक लेवल्स, बता दिए जाते हैं कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना है, मिनिमम कितना है। ये एक और चीज़ स्टेट करता है, वो है रीऑर्डर लेवल, कि किस लेवल पे हमने रीऑर्डर कर लेना है। अलोंग विद द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ भी बता दिया जाता है इसमें, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और इट इज़ यूज टू रिक्वायर फर्दर परचेज टू बी मेड बाय द परचेज डिपार्टमेंट। ये हमें किस चीज़ में मदद देता है कि हमने जो फर्दर परचेज़ करनी है परचेज डिपार्टमेंट ने, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ये इंडिकेट ये भी करता है करंट पोजीशन ऑफ द मटेरियल इन स्टोर, कि फ़िलहाल हमारे पास स्टोर में कितना मटेरियल पड़ा है। देन वी हैव परचेज ऑर्डर। ये ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमारे पास होता है, ठीक है, यूज़ कहाँ से हमने करना होता है? टू द सप्लायर, सप्लायर को देना होता है फॉर परचेज ऑफ फर्दर मटेरियल, क्योंकि सप्लायर ने हम तक पहुँचाना है ना। तो इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास क्या क्या होता है? इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वांटिटी बताई जाती है, स्पेसिफिकेशन बताई जाती है, रेट, कोई डिस्काउंट है, सेटलमेंट टर्म है, डिलीवरी में कितना टाइम लगेगा, डीलिंग पर्सन कौन सा है, ये सब परचेज ऑर्डर में बताया जाता है। और परचेज ऑर्डर की बेस पर सप्लायर क्या करता है? हमारे तक मटेरियल डिलीवर करता है, जो कि हमने उसे जिसने भी ऑर्डर किया है, ऑर्डरिंग एंटिटी, ये हमारी कंपनी हो सकती है, उस तक ये मटेरियल डिलीवर करता है। देन डिलीवरी नोट हमारे पास होता है। ये कौन हमारे पास बनाता है, इशू कौन करता है? सप्लायर या सेलर, जो कि हमें बेच रहा है, ठीक है। और किसको देता है? हमें देता है, परचेज़र को। मेंशन क्या करता है? क्वांटिटी और स्पेसिफिकेशन, जो कि मटेरियल उसने हम तक भेजा है, डिस्पैच किया है। रिसीट पर हमें क्या होता है कि मटेरियल जो होता है, द रेसिपिएंट एक्नॉलेज, यानी कि हम एक्नॉलेज करेंगे कि हमें मिल गया है। कैसे एक्नॉलेज करेंगे? हम साइन कर देंगे डॉक्यूमेंट को, ठीक हो क्या? साइनिंग द डिलीवरी नोट, इसको हम साइन कर देंगे और इसे हम वापस सप्लायर के पास भेज देंगे, ओके। देन परचेज इनवॉइस, ये डॉक्यूमेंट है एविडेंस। ये एविडेंस करता है, यानी कि रिकॉर्ड कर लेता है, हमारे पास सबूत रख लेता है द ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज ऑफ मटीरियल, कि हमने जो परचेज़ कर लिया है मटीरियल। अब स्टोर इंचार्ज क्या करता है कि जब उसे सामान मिल जाता है, मटीरियल मिल जाता है और गुड रिसीव्ड का नोट भी मिल जाता है, तो वो क्या करता है? मटीरियल को रख देता है उसकी जगह पर और एंट्री कर लेता है बिन कार्ड में। बिन कार्ड कहाँ यूज़ होता है? फिज़िकल रिकॉर्ड रखने के लिए। किस चीज़ का? जो मटीरियल उसे मिल गया है एंड इशूड फ्रॉम द स्टोर, और जो उसने इशू करना है, ठीक है। ये अपडेट किया जाता है फॉर बैलेंस इन स्टोर आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, ताकि उसे हर चीज़ का हिसाब रहे हर ट्रांजैक्शन के बाद। इट ऑल्सो कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रीऑर्डर लेवल, EOQ, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टॉक लेवल्स, और मैक्सिमम और मिनिमम डेली कंजम्पशन और लीड टाइम, सब इसमें रिकॉर्ड होता है। और ये हमारे पास उस लोकेशन में प्लेस किया जाता है जहाँ पर मटेरियल स्टोर हो, ओके। देन वी हैव स्टोर लेजर कार्ड। ये मेंटेन कौन करता है? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। लेजर्स एंड अकाउंटिंग, ये आपने याद रखना है। मोर प्रिसाइजली स्टेटिंग, इट इज़ मेंटेन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अगर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कहें तो सिर्फ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग वाला डिपार्टमेंट इसे मेंटेन करता है, स्टोर लेजर कार्ड को। दैट इज़ कंसर्न अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। स्टोर लेजर में बेसिकली क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं? कॉस्ट पर यूनिट, ठीक हो क्या? और ये सिमिलर है बिन कार्ड से एज फार एज रिसीट एंड इशू ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज़ कंसर्न। किस मामले में? कि रिसीट और इशू ऑफ क्वांटिटी, ये चीज़ें इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं, तो इस मामले में ये बिन कार्ड से सिमिलर है। लेकिन मेन पर्पस जो है स्टोर लेजर कार्ड को रखने का, वो क्या है? इज़ टू नो द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड द मटेरियल इन स्टोर अलॉन्ग विद द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मटेरियल, कि इसमें हमने कॉस्ट का ध्यान रखना होता है मटेरियल की जो कंज्यूम हो रही है। देखिए, उसमें हम बेसिकली बिन कार्ड में स्टॉक का ध्यान रख रहे हैं और इसमें हम उस स्टॉक की कॉस्ट का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। और जो मटेरियल हमने स्टोर किया है उसकी कॉस्ट पर यूनिट का भी।
ये हम मेंटेन करते हैं यूजिंग फाइफो या लाइफो मेथड और वेटेड एवरेज कॉस्ट के जो मेथड थे जो हम पढ़ चुके हैं। और इसका फॉर्मेट क्या होता है, डेट हमारे पास दी जाती है, देन रिसीट में हमारे पास क्वांटिटी जो रेट था उसका और जो अमाउंट और जो हमें रिसीव हुआ यानी कि, और जो इशू किया है हमने उसकी भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, एंड देन एंड पे बैलेंस। देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, हमारे पास वो रेशो होती है जो कि द स्टॉक पोजीशन ऑफ द स्टोर रूम, ये हमें शो करती है कि हमारे जो स्टोर रूम में स्टॉक की पोजीशन है वो किस तरह की है, इन्वेंट्री टर्नओवर। ठीक है, यानी कि एक जो इन्वेंट्री थी हमारे पास, एक इन्वेंट्री आपने एक दफ़ा फुल कर ली थी, आपके पास 100 यूनिट्स थे इन्वेंट्री में, तो वो कौन सी रेशो है कि ये 100 यूनिट्स आपको कम्प्लीटली तब्दील करके नए 100 यूनिट्स लाने पड़े। ठीक है, यानी कि ये सारे ख़त्म हो जाएँ। ओके, कि इन हाउ मैनी टाइम्स इन्वेंट्री इज़ यूज इन अ ईयर एंड फॉर हाउ लॉन्ग द इन्वेंट्री इज़ हेल्ड इन द स्टोर, कि हम ये देखते हैं इन्वेंट्री को कितनी देर रखा गया है और कितनी देर उसे यूज़ किया गया है, कितनी यूज़ होगी और कितनी स्टोर में रखी गई है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आपके पास है या फिर मटीरियल कंज्यूम्ड, उसको आप एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ़ टाइम्स आ जाएगा कि कितनी बार हमारे पास इन्वेंट्री तब्दील हुई है। अब आप कहेंगे हो सकता है कि एक भी बार हमारी पूरी इन्वेंट्री 100 के 100 यूनिट्स ना आ जाएँ। ठीक है, तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ़ टाइम्स 1 से कम आ जाएगा ना, कि एक भी बार हमारे पास हमारी पूरी इन्वेंट्री नहीं गई, यानी कि आधी बार गई है, और 0.5 टाइम्स आ सकता है। ठीक है, देन वी हैव एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आपने कैसे निकालनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। स्टॉक होल्डिंग पीरियड, ये देखें, नंबर ऑफ़ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, तो आपके पास नंबर ऑफ़ डेज आ जाएंगे स्टॉक होल्डिंग पीरियड के, कि कितनी देर हमने स्टॉक रखा। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल परचेज, क्लोजिंग स्टॉक और मटेरियल कंज्यूम्ड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालनी है, तो मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ये ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1500 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। और इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे निकालेंगे, कि जो मटेरियल कंज्यूम्ड है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो मटेरियल कंज्यूम्ड कितना था हमारे पास, ये देखें 7500, तो 7500 को ये जो भी इसका आंसर आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 10 टाइम्स आ जाएगा। देन इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, नंबर ऑफ़ डेज इन अ ईयर, एक साल में जितने दिन हैं 365। ठीक है, 360 का हमने लिया ईयर। ओके, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमारे पास जितनी आ गई थी 10 टाइम्स, उससे डिवाइड कर दिया, तो 36 डे हमारा होल्डिंग पीरियड था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी यूज फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। एक नेशनल चेन है हमारे पास टायर फिटर्स की, वो टायर को फिट करते हैं। ठीक है, अ पॉपुलर टायर फॉर विच द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, एवरेज यूज़ इतना है, मिनिमम यूजेज, मैक्सिमम लीड टाइम और रीऑर्डर। तो फर्स्ट उन्होंने MCQs में हमसे पूछा है कि किस लेवल पे स्टॉक को हम रिप्लेनिश करेंगे, तो बेसिकली वो रीऑर्डर लेवल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो रीऑर्डर क्वांटिटी तो दी हुई है, हमने रीऑर्डर लेवल निकालना है। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम जो आपका लीड टाइम है। ठीक है, तो मैक्सिमम यूजेज हमारे पास कितनी है, 175, तो 175 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, लीड टाइम कितना है मैक्सिमम 16 डेज़, तो 175 इंटू 16, ये आपके पास 2800 बनेगा। ठीक है, सेकंड में उन्होंने आपसे पूछा है मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक्स पॉसिबल, तो मैक्सिमम यूजेज दिया हुआ है, मैक्सिमम लेवल निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को आता है, हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो मैक्सिमम लेवल का आपके पास क्या फॉर्मूला है, कि जो रीऑर्डर लेवल है प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, मिनिमम लीड टाइम। अच्छा, अब देखें रीऑर्डर लेवल हमें पता है 2800 आ गया। ठीक है, 2800 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी 3000 माइनस मिनिमम यूजेज 90 इनटू मिनिमम लीड टाइम 10। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 5800 माइनस 900, तो ये हमारे पास बना 4900। यस, ये हमारे पास बन गया 4900, तो ये हमारा सी ऑप्शन है। देन देखें
मोरा यूजेस, अब ये हमारे पास अलग आ गया, ठीक है, क्वेश्चन कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं ये कंपनी मोरा, यहाँ पर जो भी ये इंडिविजुअल है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टू इस्टेब्लिश इट्स ऑप्टिमल री ऑर्डर क्वांटिटी फॉर अ सिंगल रॉ मटेरियल, कि हमें बेहतरीन वो क्वांटिटी पता चल सके एक रॉ मटेरियल को ख़रीदने के लिए कौन सी ऑप्टिमल है हमारे पास। तो डेटा हमारे पास ये दिया हुआ है, परचेज प्राइस, ओके, देन कैरेज कॉस्ट, देन ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है, स्टोरेज कॉस्ट और एनुअल डिमांड दी हुई है। हमने EOQ फाइंड करना है। तो EOQ का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, वो हमारे पास होता है 2 × D × C0 डिवाइड बाई CH। अभी हमने थोड़ी डिफरेंट नोटेशन यूज़ की है, बताते हैं क्यों। हमने पिछले लेक्चर्स में इसको किसी और तरीके से पढ़ा था। एनुअल डिमांड को आई गेस हमने A से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट को O से किया था, और होल्डिंग कॉस्ट को हमने कैरिंग कॉस्ट कहा था। तो बेसिकली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बात वही सेम है कि आपने डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, जो कि आपकी कैरिंग कॉस्ट है, ऊपर आपने 2 × जो आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो एनुअल डिमांड है वो, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ से क्वांटिटीज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं कि 2 × एनुअल डिमांड कितनी है, एनुअल डिमांड है हमारे पास 4000, तो 2 × 4000 × हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 50 पर यूनिट, 5 पर यूनिट, ठीक है। बट ये हमारे पास 5 पर यूनिट सिर्फ नहीं आएगी, कैरेज कॉस्ट भी एक उन्होंने दी हुई है, ठीक है। अब आप कहेंगे कैरेज कॉस्ट तो रखने की कॉस्ट नहीं है, नहीं, ये ऑर्डरिंग की कॉस्ट है, क्योंकि कैरी करने की कॉस्ट है, ये वो कैरिंग कॉस्ट नहीं है जो कि हमारे पास इन्वेंट्री में आती है, क्योंकि वो अलग से दी हुई है, वो स्टोरेज कॉस्ट के नाम से दी हुई है, ठीक है। तो वो हमारे पास परचेज प्राइस का 10% है। तो अगर आप देखें, आपने खुद अपने दिमाग से सोचना है कि अगर ये दी हुई है तो फिर ये कौन सी कॉस्ट है, तो ये फिर हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट में शामिल होगी, ये कैरेज की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की लगा लें, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 50 + 5, तो ये हमारे पास 55 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जो होल्डिंग कॉस्ट है, यानी कि वो स्टोरेज कॉस्ट है हमारे पास, वो कितनी है 10% परचेज प्राइस की। परचेज प्राइस है 15, तो 15 का 10% आप निकालें तो वो आपके पास आ जाएगा बेसिकली 1.50 आ जाएगा। पर आगे देखें उन्होंने क्या प्लस 0.20 पर यूनिट पर एनम, तो इसमें आप ऐड कर देंगे ये 0.20 जो कि उन्होंने ऐड करने का कहा है, तो ये कितना बन जाएगा 1.70, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे 1.70 से, तो इसको आप कैलकुलेट कर लें तो आपके पास ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 508.7, तो राउंड ऑफ करें तो 509 बनता है, ओके। राउंड ऑफ इसलिए करना है बिकॉज इस तरह तो डेसिमल्स में तो हमारे पास आइटम नहीं हो सकता ना, वो तो फुल होता है हमारे पास, पॉइंट में आइटम नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने नियरेस्ट डेसिमल जो वैल्यू है फुल होल वैल्यू है उसको देखना है। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे पास कि स्टोर लेजर अकाउंट हमारे पास अपडेट होगा सिर्फ तब जब गुड रिसीव नोट आएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेजर जो है वो अपडेट होता है मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स पे अपडेट होता है, ठीक है, रिक्विजिशन पे भी होता है और इस नोट पे भी होता है, मुख्तलिफ चीज़ों पे होता है, गुड रिसीव नोट पे भी होता है, लेकिन सिर्फ इस पे नहीं होता। सेकंड क्या है, स्टोर रिक्विजिशन में ओनली डिटेल द टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय अ कस्टमर, तो ऐसा नहीं है। स्टोर रिक्विजिशन इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है प्रोडक्शन या डिपार्टमेंट्स के लिए, जो कि कस्टमर्स के लिए नहीं होता, तो इसमें कस्टमर नहीं आएंगे इसलिए, ठीक है, क्योंकि स्टोर रिक्विजिशन और कस्टमर का तो अभी ताल्लुक ही नहीं है ना। तो हमारे पास सी है कि द टर्म लीड टाइम जो टर्म है वो कब यूज़ होता है, टू डिस्क्राइब द टाइम बिटवीन रिसीविंग एन ऑर्डर एंड पेइंग फॉर इट, तो पेइंग फॉर इट तो नहीं था, ये तो तब तक का टाइम होता है जब तक हम उसे रिसीव नहीं कर लेते, कि हमने ऑर्डर क्या कहते हैं ऑर्डर हमने एक भेज दिया और जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाता, तो वो लीड टाइम था, पेइंग का नहीं था बीच में। देन ऑप्शन डी, टू मेक एन इशू फ्रॉम स्टोर ऑथराइजेशन शुड बी रिक्वायर्ड, कि अगर आपने स्टोर से कुछ इशू करना है तो उसके लिए ऑथराइजेशन की ज़रूरत होगी, कि ऐसे कोई भी उठा के इशू कर देगा, तो ये ऑप्शन सही है कि ऑथराइजेशन की ज़रूरत होगी। देन व्हाट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर अ केक मैन्युफैक्चरर, एक केक बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है यानी कि बेकर है, तो उसके लिए क्या यूनिट सही होगा, केक जब उसने एक बना लिया है तो वो पर यूनिट किस चीज़ की कॉस्ट लेगा, तो बैच प्रोड्यूस की लेगा या किलोग्राम प्रोड्यूस की लेगा या प्रोडक्शन रन की लेगा, तो आई थिंक क्योंकि केक बना रहा है तो वो केक की ही कॉस्ट लेगा, राइट।
बट एक केक हमें क्या पता कि वो कितने का है, बिकॉज अगर आप कभी केक ख़रीदने जाएं, आप ये बताते हैं ना कि ये हमें 2 पाउंड का केक चाहिए, या फिर आप खाली इस हिसाब से केक पड़े होते हैं कि ये केक का बस एक यूनिट है और ये 1000 रुपये का है। नहीं, इस तरह होता है कि ये 1 पाउंड का केक है, ये इतने का है, ये 2 पाउंड का है, ये इतने का है, ठीक है। तो इस तरह होता है जब, तो इसका मतलब केक को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हमें यूनिट चाहिए उसमें हमारे पास वेट ज़रूरी, एक वेट का ज़रूरी अमल दखल है उसमें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने पाउंड्स का ऑप्शन नहीं दिया, तो हम किलोग्राम्स का देख सकते हैं कि एक केक कितने किलोग्राम्स का होगा हमारे पास, राइट। तो इधर किलोग्राम ले लें, बिकॉज केक की प्राइस उसके वेट पर डिपेंड कर रही है ना। ओके, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू क्वेश्चन 6 एंड 7। क्वेश्चन 6 और 7 जो उन्होंने क्वेश्चन 6 और 7 जो देंगे उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। टर्नर लिमिटेड हैज़ फॉलोइंग रिकॉर्ड, स्टॉक रिकॉर्ड है टर्नर लिमिटेड का हमारे पास, उन्होंने डेट्स के अगेंस्ट दिया हुआ है। तो उनके क्लोजिंग स्टॉक की क्या वैल्यू होगी अगर हम लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉस्टिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि टोटल हमारे पास यूनिट्स आए कितने थे, ठीक है, और टोटल यूनिट्स यानी कि आए रिसीट में, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक और रिसीट में जितने यूनिट्स आए उनको हम देख लेते हैं कि टोटल हमारे पास इन कितने हुए यूनिट्स, ठीक है, टोटल इन कितने हुए। तो वो हमारे पास हुए, सबसे पहले 100 यूनिट्स थे, ठीक है, 100, देन हमारे पास 200 आए, देन हमारे पास 300, फिर 200 यानी कि 500 कर लें, ठीक है, देन हमारे पास 450 आए, ठीक है। इन सबको ऐड कर लें तो ये बन जाएंगे 1250 यूनिट्स। अब हमने देखने गए कितने, तो 250, 500 और 350, 350 प्लस 250 प्लस 500, इनको ऐड कर लें तो 1100 यूनिट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये 1250 ओपनिंग में से माइनस कर देंगे 1100 को, ओके। तो ये हमारे पास बचा 150, ठीक है, 150 ये यूनिट्स हमारे पास क्लोजिंग में बच गए। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक हमने क्लोजिंग स्टॉक को एज्यूम करना होता है कि जो सबसे पहले हमारे पास आया था वही स्टॉक में बचा होगा, क्योंकि जो एंड पर आया था वो हमने इशू कर दिया, ठीक है। अब ये परपेचुअल मेथड नहीं था, परपेचुअल मेथड में हम हर स्ट्रोक के बाद देखते हैं कि हमने कहाँ से किया, इन्होंने मेंशन नहीं किया तो हम एंड पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 150 यूनिट्स हमने किस हिसाब से देने हैं कि देने नहीं है, ये बच गए हैं, ठीक है, जो दिए हैं हमने वो इस हिसाब से दिए हैं, इस तरह कैलकुलेशन की है कि सबसे पहले ये वाले दिए, ठीक है, इस प्राइस वाले, फिर ये वाले, तो एंड पे जो बचने चाहिए ये अर्लीस्ट प्राइस वाले बचने चाहिए। तो 150 यूनिट्स अर्लीस्ट प्राइस वाले, तो अर्लीस्ट से शुरू करते हैं। तो 100 यूनिट्स यहाँ से आ जाएंगे 3 के रेट पर, यानी कि 300 के ये हो गए। अब 50 हमें और चाहिए, अब ये तो ख़त्म हो गए तो इससे अगले स्टॉक पे जाना पड़ेगा, यानी कि 50 यूनिट्स इस 200 में से चाहिए, वो 3.50 के हिसाब से हैं, यानी कि 50 इंटू 3.50, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है 175। तो इस 300 में 175 प्लस कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 475। तो ये 475 हमारे पास आंसर है। तो ये तो हमारे पास ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, देन मोस्ट प्रोबेबली ये परपेचुअल मेथड से करना होगा। तो परपेचुअल मेथड आप लोगों को आता ही है, बट फिर भी आप लोग चाहते हैं तो हम कर लेते हैं। ओके, तो बेसिकली यूनिट्स तो हमारे पास सेम ही बचेंगे ना, जो 150 बचे थे, बस परपेचुअल में हमने टाइम लाइन के हिसाब से देखना है। तो 150 बचे थे, तो चलिए देखते हैं कि ये 150 यूनिट्स हमारे पास कौन से वाले बचे हैं, हमने कौन सी कॉस्ट अब इसमें लेनी है। तो इसमें बेसिकली हमें इशू की डेट्स देखनी पड़ेंगी कि अगर 8 मार्च को इशू हुआ था तो हमने कौन सा, तब हमारे पास कौन सा स्टॉक मौजूद था जिसमें से हमने दे दिया था, देन हमारे पास कौन सा स्टॉक बचा। तो अगर 8 मार्च को 250 यूनिट्स इशू कर दिए थे आपने, ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास जो लेटेस्ट स्टॉक था वो कौन सा था। 250 यूनिट्स इशू करने के लिए लेटेस्ट स्टॉक आपके पास ये 200 वाला था, मतलब ये 200 पूरे गए और इसमें से 50 चले गए, तो यहाँ 50 बचे, यानी कि जो आपके पास ओल्डेस्ट स्टॉक था वो ये बचा, ठीक है, ये 50 बच गए। देन जब आपको दूसरा इशू कब आया, दूसरा इशू आया 21 मार्च को। तो 21 मार्च को 500 यूनिट्स इशू करने थे, तो वो भी आपने सबसे लेटेस्ट वाले किए, सबसे लेटेस्ट वाले 200 यहाँ से कर दिए, 300 यहाँ से, तो ये भी गए, ठीक है। लास्ट इशू आपका 27 मार्च को था, 350 करने थे,
तो वो 350 आपने अपने लेटेस्ट 450 में से कर दिए, यहाँ पर 100 बचे। तो देखें परफेक्ट 150 हमारे पास बचे थे, तो अब हमने मतलब कि इन्हीं रेट्स में से लेना है जो कि हमारे पास बचे थे, इन्हीं के मुताबिक कॉस्टिंग करनी है। तो 50 तो फिर भी हमारे पास आ रहे हैं 3 के रेट पर, तो 53 के रेट पर हमारे पास कितने बन जाते हैं 150, और ये वाले 100 हमारे पास आ रहे हैं 3.10 के रेट पे। 3.10 इंटू 100 तो ये 310 बन जाएगा, राइट। तो 310 प्लस 150 ये हमारे पास बन गया 310 प्लस 150 460। तो ये ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। अब इसी मेथड से कर लें, परपेचुअल वाले मेथड से करें, ठीक है। व्हाट इज़ वैल्यूएशन ऑफ इशूज़ इफ़ यूजिंग द वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज के लिए आपने एवरेज निकाल लेनी होती है, आपको पता है। हर परचेज़ के बाद हम नई एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ऐसे ही हम करते हैं। फिर इसमें इसको हम इरेज कर देते हैं। अच्छा, तो 1 मार्च से 3 मार्च तक हमारे पास 300 टोटल यूनिट्स थे, ठीक है। और इनकी कॉस्ट आपने देख लेनी है। तो 100 इंटू 3 वो तो आपके पास आ गया ना 300, ठीक है। और 200 इंटू 350 ये आपके पास कितना आ गया। अच्छा, 200 इंटू 3.50 हमारे पास आ गया 700, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम वो भी ऐड कर देंगे जो हमारे, देखें ये हो गए 700 के और ये हो गए 300 के, तो टोटल 1000, ठीक है। और यूनिट्स कितने थे 300 यूनिट्स थे, तो 1000 डिवाइडेड बाय 300 ऐसा हम कर लेते हैं एवरेज निकालने के लिए। 1000 डिवाइडेड बाय 300, तो एवरेज हमारे पास आ गई 3.33। तो जो फर्स्ट इशू हमने किया वो हमने इस अमाउंट पे करना है। तो फर्स्ट इशू 250 यूनिट्स का किया था, मतलब कि 250 इस अमाउंट को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देना है 250 से, तो ये 833 के हमने इशू कर लिए थे, ठीक है। देन नई एवरेज हमने निकालनी है। तो 300 यूनिट्स में से हमारे पास जब 50 चले गए, 300 में से 250 चले गए तो 50 बचे, मतलब कि जो 50 बचे वो किस रेट पर बचे, हमारे पास 3.33 के रेट पे बचे। अच्छा, तो देखिए फ़र्स्ट एवरेज निकालने के बाद हमने बाकी का क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया। तो देखिए जो हमारे पास 50 यूनिट्स रिमेनिंग थे उनको हमने इसी एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देन जो न्यू परचेज़ आई थी हमारे पास 300 यूनिट्स की, उनको हमने उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। देन 200 वाली परचेज़ को कर दिया, एंड इन सब की ये 50 और ये जो 300 थे और ये 200, इन सब यूनिट्स को ऐड करके जो टोटल यूनिट्स बन रहे थे उनसे डिवाइड कर दिया। अब ये जो न्यू एवरेज हमारे पास आ गई 3.25 की, उसको हमने 500 से मल्टीप्लाई किया जो हमारे नेक्स्ट इश्यूज़ थे, ठीक है। देन हमने अगेन नेक्स्ट एवरेज निकाल ली। जो 50 यूनिट्स बचे हुए थे उनको हमने इसी पुरानी एवरेज 3.25 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन नेक्स्ट 450 जो हमारे पास थे उनको उनकी नई प्राइस से, ये जो हमने नई परचेज़ की थी, देन 500 से डिवाइड कर दिया जो हमारे पास टोटल यूनिट्स थे। अच्छा, फिर ये जो नई एवरेज हमारे पास आ गई उसको हमने अपनी लास्ट इशू की अमाउंट से 350 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास लास्ट इशू की कॉस्ट आ गई, ठीक है। फिर इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, 833 को, 1620 को और 1090 को, तो हमारे पास ये आंसर आता है 3543 पॉइंट समथिंग, ओके। अब हम इसे अपने ऑप्शंस में से देख लेते हैं। ओके, यहाँ एक छोटा सा कैलकुलेशन एरर था कि 3.25 इंटू 500 ये हमारे पास 1625 बनता है, ओके। तो ये 1625 था, तो आंसर में हमारा 5 ऐड हो जाएगा, तो 3543 प्लस 5, तो ये 3548 बनता है। और ये हम देख लेते हैं, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है।